हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर है सॉलिड स्टेट का टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था, जो पहला लेक्चर था सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था उसके अरेंजमेंट को लेकर के। हमने डिस्कस किया था कि जो एमार्फस है, जो क्रिस्टलाइन है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस आपको याद आ रहा होगा। बेसिक डिफरेंस क्या था उसमें? बेसिक डिफरेंस था, मैंने कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो रेगुलरली डिसिप्लिन में अरेंज होता है, और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक अरेंजमेंट। एमार्फस में उसका ठीक उल्टा होता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। पार्टिकल्स कैसे भी बेतरतीब, ठीक है, अरेंज होते हैं, और हम उन्हें बोलते हैं आइसोट्रॉपिक अरेंजमेंट। एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक जो मैंने वर्ड यूज किया था उसका एक्चुअली सेंस था कि डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब कि अलग अलग एंगल पर, मतलब अगर मैं पैरेलल चल रहा हूँ, अगर मैं डायगोनल चल रहा हूँ, तो कई सारे प्रॉपर्टी, स्पेशली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। जब अलग अलग पार्टिकल्स लाई करते हैं इन द डिफरेंट एंगल्स, इन द डिफरेंट डायरेक्शन, सो थर्मल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है वेरी करते हैं। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक अरेंजमेंट। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जबकि एमार्फस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता, लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक और थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स के, वो सारे एंगल पर, सारे डायरेक्शन में एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे एनाइसोट्रॉपिक अरेंजमेंट, हम बात करेंगे रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, crystalline solid further divided into four categories, divided into four categories। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो है वो है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और लास्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो ये चार जो मैंने नोट किया है स्क्रीन पर, ये चार जो है ये कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उसके बेसिस पर हम अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली बने होते हैं आयंस के। तो आयनिक सॉलिड का जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? आयंस। मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा आयंस, मतलब जो आयंस होंगे उनके रेगुलर अरेंजमेंट से बनेगा आयनिक सॉलिड। ठीक है, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड जो होगा वो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? एटम्स, और एटम्स के रेगुलर अरेंजमेंट से बनेगा कोवैलेंट सॉलिड। उसी तरीके से मेटालिक सॉलिड का मतलब उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटल्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नाम के बेसिस पर ही इनका नाम भी रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको जैसे कि पता है जब हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, एटम्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम उसको बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स। आपने इस फोर्स का नाम सुना है क्लास 11th में। तो वान डर वाल फोर्स
ठीक है, जिसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि जो अलग अलग तरह का फोर्स है उसका स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, और अलग अलग स्ट्रेंथ जो है वो सॉलिड का स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। जैसे कि इन चारों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे वीक कौन होता है? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ लगता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें उसके क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होगा, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे वीक होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे वीक होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे वीक होने का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है ड्राई आइस, एग्जाम्पल के लिए आपको पता है आइस, ठीक है। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। आपको पता है कि जितने भी मेटल्स आप यूज करते हैं, जितने मेटल्स आप देखते हैं, वो सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, हाईली मैलेबल और डक्टाइल होते हैं, आप उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ मेटालिक जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होने की वजह से मेटालिक सॉलिड स्ट्रांग होंगे, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। मेटालिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? कैसा है? मेटालिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। कोवैलेंट सॉलिड में या नेटवर्क सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है डायमंड, ग्रेफाइट या जो सिलिका है, डायमंड, ग्रेफाइट या सिलिका, ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, और उनके बीच के एटम के बीच में क्या बना होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, ये सारे के सारे कोवैलेंट सॉलिड है, और उनके एटम्स के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक और कोवैलेंट दोनों से ही वीक होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के बाद भी आयनिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड के जितना या कोवैलेंट सॉलिड के जितना स्ट्रांग नहीं होगा, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन मेटालिक देन कोवैलेंट, ठीक है। तो कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज होगा वो आयनिक सॉलिड से ज़्यादा होगा, और आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो रेंज होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होगा। ये चार तरह के जो सॉलिड हमको पढ़ने हैं, ये जो चार तरह के सॉलिड हमको पढ़ने हैं, हम वन बाय वन अगर इस पे आए, अगर हम वन बाय वन इस पे आए, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं चार्ज, है ना, स्टैटिक पोजीशन में होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो वन बाय वन इसके बारे में लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज होगा, जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। चार्ज इन रेस्ट का मतलब जब तक सॉलिड रहेगा उसके आयंस जो हैं, जो चार्ज है उनके, मतलब जो आयंस हैं वो रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। स्टैटिक का मतलब रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, और ऐसे में उनका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेंगे, और थर्मल कंडक्शन भी क्या होगा उनका? वीक होगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेंगे और थर्मल कंडक्शन भी क्या होगा? वीक होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड स्टेट, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उनका नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन बट आपको बताया गया था, आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ था कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं अगर उनके आयंस फ्री हो जाएं, अगर उनके आयंस फ्री हो जाएं तो वही आयंस कंडक्शन करते हैं, और ये कंडक्शन कब करते हैं? फ्यूज्ड स्टेट में, मतलब कि अगर मेल्ट हो जाए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। सो एक्वस सॉल्यूशन में और फ्यूज्ड स्टेट में आयनिक सॉलिड के आयंस फ्री हो जाते हैं, और उस फ्री मोमेंट की वजह से, फ्री मोमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है या थर्मल कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ही आ जाती है या बढ़ जाती है जब ये आयंस फ्री स्टेट में आ जाते हैं, और ये फ्री स्टेट में कब आएंगे? जब फ्यूज्ड होंगे, मेल्ट होंगे, या फिर क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे। सॉलिड स्टेट में जब तक ये सॉलिड में रहेंगे इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होता है, आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है, इनमें चार्ज होते हैं रेस्ट पोजीशन में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है सॉलिड स्टेट में, इनका अरेंजमेंट जो है वो आयंस होते हैं जो अलग अलग स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं अपने आप को रेगुलर अरेंजमेंट में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या थर्मल प्रॉपर्टी इनमें आ जाती है तब जब ये फ्यूज्ड स्टेट में जाते हैं या फिर जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आयनिक सॉलिड को लेकर के। हम दूसरा बात करेंगे एटॉमिक, ठीक है। आयनिक सॉलिड में सारे तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसी में आते हैं आयनिक सॉलिड में, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल लेंगे हम लोग, मैंने बताया कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो एटम्स, कोवलेंट बॉन्ड, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि इनके पास कोई भी ठीक है फ्री चार्ज नहीं पाया जाता, फ्री आयंस नहीं पाया जाता, बैड कंडक्टर। लेकिन इनमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, गुड थर्मल कंडक्शन, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, शुरू करते हैं। कोवलेंट सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटम्स, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि स्ट्रांग होता है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ये नेटवर्क सॉलिड भी होते हैं क्योंकि एटम्स नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं। कंडक्शन नहीं करते क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज फ्री नहीं होता, न तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है न तो आयंस फ्री होते हैं, आयंस पाए ही नहीं जाते। लेकिन ये थर्मल कंडक्शन करते हैं, एटम्स काफ़ी नज़दीक होते हैं जिसकी वजह से ये आसानी से थर्मल कंडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर होने के बाद भी एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है। आपको पता है ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड है लेकिन वो कंडक्शन करता है। सो बैड कंडक्टर, कोवलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसलिए वो बैड कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। और थर्मल कंडक्शन इनमें पाया जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनकी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, तो कोवलेंट सॉलिड के बारे में ये बात हो गई। अब हम बात करें किसके बारे में? मेटालिक सॉलिड के बारे में। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप कहेंगे डायमंड, एग्जाम्पल में डायमंड, ठीक है।
डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो डायमंड, ग्रेफाइट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये एग्जांपल्स हैं कोवैलेंट सॉलिड के। ठीक है, अब हम लोग तीसरा शुरू करेंगे। तीसरा मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड शुरू करेंगे। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स। तो एक्चुअली मेटल्स में मैं मेटल की जगह पे कहूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उसमें होते हैं कर्नल्स। कर्नल का मतलब पॉजिटिव स्फीयर होता है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेटल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड होता है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटालिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, कंडक्शन करते हैं, गुड कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों कंडक्शन इनका बड़ा अच्छा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। और ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हमेशा रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, तो यहां देखिए। सो थर्ड मेटालिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मेटल्स। इसमें मेटल्स का मतलब एक्चुअली इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव स्फीयर। मतलब मेटल्स अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसको बोलते हैं लैटिस, 3 डायमेंशनल स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली उस पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्पेस में या अरेंजमेंट में मूवमेंट करते रहते हैं। हम उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जबकि बचा हुआ पॉजिटिव स्फीयर कहलाता है कर्नल्स और इन्हीं दोनों के अरेंजमेंट से बनता है मेटालिक सॉलिड और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव स्फीयर्स हैं और ये डॉट डॉट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये अच्छे कंडक्शन करते हैं। मेटालिक जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर गिवन लैटिस में। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मेटल के पास जो भी मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टरस जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो मेटालिक जो उसकी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक कर्नल्स को, पॉजिटिव स्फीयर को स्लिप होने देते हैं ओवर टू ईच अदर और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी के लिए। मतलब जब मेटल को बीट करते हैं, हैमर करते हैं, तो हैमरिंग पर उनके पॉजिटिव स्फीयर एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करते हैं जिससे वो मेलेबल हो जाते हैं या डक्टाइल हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों के कंटिन्यूअस मोशन की वजह से होता है। ये इलेक्ट्रॉनों के कंटिन्यूअस मोशन की वजह से होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का कंटिन्यूअस मोशन, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टरस, ये सारी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि साथ साथ इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात, अगर इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव स्फीयर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मेटल अगर ज़्यादा होंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और मेटल जो मेटली बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाएगा और हमें स्ट्रांग और स्ट्रांग मेटल मिलते जाएंगे। अगर मैं कहूँ आयरन काफ़ी स्ट्रांग मेटल है, मैं बोलूँ एल्युमिनियम काफ़ी स्ट्रांग मेटल है या क्रोमियम काफ़ी स्ट्रांग मेटल है, तो इसका रीज़न है वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम काफ़ी ज़्यादा है,
जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दोज मेटल्स। ठीक है, तो जब मैं कहूँगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जब मैं कहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर गिवन एटम। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये बातें आप समझेंगे इस बात को। तो मेटालिक सॉलिड का ये आप पूरा प्रोफार्मा देख पा रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव स्फीयर को लेके बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं इसको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, कोवलेंट कंडक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इनका मूवमेंट एक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है, एक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई थर्ड मेटालिक सॉलिड को लेकर के। अब हम डिस्कस करेंगे चौथा कोवलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये चौथा नंबर है। constituent particles molecules, ठीक है। आप याद होगा इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल फोर्स फिर से 4 तरह का होता है, आपको याद आ रहा होगा। हम बोलते हैं उसको लंडन फोर्स या डिफ्यूजन फोर्स, हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल, हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और चौथा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊं इसके बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है मॉलिक्यूल्स, और उनमें वीक वान डर वाल फोर्स लगते रहते हैं। वान डर वाल फोर्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फर्दर। लंडन सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वान डर वाल फोर्स में भी वीकेस्ट फोर्स है, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता रहता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता रहता है। नॉन पोलर का मतलब जिसके पोल पर चार्ज नहीं आता या जिस मॉलिक्यूल में चार्ज जनरेट नहीं होता, उन चार्ज न जनरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स में लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स लगता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वीकेस्ट वान डर वाल फोर्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें लंडन फोर्स होता है, ठीक है, वो सबसे वीक सॉलिड माना जाता है। डाइपोल डाइपोल का मतलब वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें डाइपोल जनरेट होता हो, डाइपोल जनरेट होता हो उस मॉलिक्यूलों में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल होता है, और ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो लंडन फोर्स से ज़्यादा होते हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीसरा है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसका मतलब है एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, और पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर को इंड्यूस करेगा, जिससे उसमें भी क्या होगा, उसमें इंड्यूस चार्ज जनरेट हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर को इंड्यूस करेगा और उसमें क्या होगा, इंड्यूस चार्ज जनरेट होगा, और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और ऐसे को हम बोलते हैं, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीसरा कैटेगरी हुआ। और चौथा मैं आपको बता दूं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल से वीकर होता है, क्योंकि इसमें दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल होते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल डाइपोल होता है परमानेंटली, दूसरा इंड्यूस डाइपोल होता है मतलब टेम्परेरी। लास्ट वाला जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एग्जांपल देके थोड़ा इसको समझते हैं, एग्जांपल लेके इसको थोड़ा समझते हैं। लंडन फोर्स, ठीक है,
जो वीकर है हम इसमें कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सारे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां से बात करेंगे, ठीक। लंदन डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और ये बनाता है ड्राई आइस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और बनाता है ड्राई आइस। वाटर जो है, मतलब कि जो आइस है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल, आप कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल लीजिए जिसमें डाइपोल लगता हो, जैसे कि मैं कहूँगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता रहता है। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए आप कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों के मिलने से कोई सॉलिड बनता हो, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके अगर उनको सॉलिड बनाया जाए तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल लगेगा। सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल लगेगा। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो जिसको बोलते हैं आइस, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे लंदन फोर्स लगेगा, डिस्पर्सन लगेगा, क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये 4 तरह के अलग अलग वान डेर वाल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ वाला भी होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ वाला भी होता है, ठीक है। कुछ बहुत ही वीक है, आइस उसके कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, उसके कंपेरेटिवली क्या है, स्ट्रांग है। और इस तरीके से डाइपोल इंड्यूस भी क्या है, इससे वीक है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, इस तरह के एग्जांपल्स आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस स्क्रीन को देख लीजिए क्लियरली। मेरे पास कुछ एग्जांपल और हैं, और वो एग्जांपल है क्वाड्रापोल, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब 4 अलग अलग क्वाड्रेटिक, मतलब कि एंगल पर, 4 अलग अलग क्वाड्रेटिक एंगल पर अगर डाइपोल जनरेट होता है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रापोल। जैसे बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल का मतलब 2 अलग अलग एंगल पर, अलग अलग पोल पर चार्ज जनरेट होना। उसी तरीके से अगर किसी स्क्वायर के 4 अलग अलग एंगलों पर अलग अलग तरह का डाइपोल जनरेट होता है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रापोल। और क्वाड्रापोल के लिए मेरे पास एग्जांपल है नैप्थलीन। आपको याद होगा नैप्थलीन बॉल एक सॉलिड होता है, और उस नैप्थलीन बॉल में एक्चुअली नैप्थलीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्वाड्रापोल, मतलब अलग अलग 4 कोनों पे डाइपोल फोर्स जनरेट करते हैं। तो नैप्थलीन सॉलिड में क्वाड्रापोल, मतलब डाइपोल का आप डबल कर लीजिए, क्वाड्रापोल जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये भी एक तरह का वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। के अलावा मेरे पास पाई पाई इंटरेक्शन वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। इसके एग्जांपल है कैफीन। कैफीन एक सॉलिड होता है, आपको पता है कैफीन वर्ड आपने सुना कॉफी वाला, ठीक है। तो ये जो कैफीन है ये भी सॉलिड है, और इसमें पाई पाई इंटरेक्शन होता है, मतलब कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको नोट में दूंगा, ठीक है। कैफीन में पाई पाई इंटरेक्शन, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक तरह का वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहूँगा हैलोजन बॉन्डिंग। हैलोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है हैलोजन के बीच में, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वैसे एक हैलोजन का एटम दूसरे हैलोजन के एटम के बीच में बिना रेगुलर बॉन्ड बनाए, बिना कोवेलेंट बॉन्ड बनाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है, ठीक है। किसकी वजह से? वो पोलरिटी की वजह से। तो उस पोलरिटी की वजह से वहाँ पे हम उसे बोलते हैं हैलोजन बॉन्डिंग। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिसाइड करता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसकी काफ़ी वीक होती है। अलग अलग वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है अलग अलग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्वाड्रापोल वाला थोड़ा और स्ट्रांग होगा, डाइपोल डाइपोल वाला उससे वीक होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल उससे वीक होगा, लंदन उससे वीक होगा, और इस तरीके से अलग अलग तरह के सॉलिड स्टेट पाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारा जो लेक्चर है आप इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक लाएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और इसको आप तब तक रिवाइज कर लीजिए। ओके,
थैंक यू।